50 साल बाद भी ये सांसद निधि एमपी के कोटे पर ही रहता है। जो भी एमपी होगा वो उसको खर्च कर सकता है। तो जीत के आ जाओ और उसको खर्चा कर लो। तुम्हारे लिए तो मैं 40 करोड़ 45 करोड़ छोड़ कर जा रहा हूँ, उसमें कमीशन ले लेना 10%। केंद्रीय जांच एजेंसी को निशिकांत दुबे खिलौने की तरह यूज करते हैं और इस बार जो देवघर में इतना बड़ा छापा पड़ा उसमें आपकी बहुत बड़ी संलिप्तता है। यहाँ जो भी कॉरिडोर बनाने का काम करेगा उसका मैं विरोध करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लखराज की जमीन है। लखराज के जमीन का जब तक फैसला नहीं हो जाता और जो लोग उस लखराज की जमीन पर बसे हुए हैं जब तक उसको मालिकाना हक नहीं मिल जाता तब तक कोई भी आदमी इस देवघर में कॉरिडोर नहीं बना सकता। नमस्कार, जोहार, मैं मनीष पाठक। आज मैं जिनका साक्षात्कार करने वाला हूं वो 3 बार गोड्डा संसदीय क्षेत्र से लगातार यहाँ के सांसद रह चुके हैं और चौथी बार वापस संसद भवन जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। सर, इस बार चुनाव जो हो रहा है वो जाति आधारित चुनाव है या फिर विकास आधारित चुनाव है? ये मोदी आधारित चुनाव। मोदी आधारित चुनाव। मोदी का परिवार लड़ रहा है और मोदी के परिवार का जो विरोध कर रहा है वो चुनाव लड़ रहा है। क्षेत्र में सर मैं घूमा और वहाँ पे काफी ऐसे जनता है जो आपसे, आपके विकास से काफी खुश हैं, लेकिन उनका एक ही कहना है कि सांसद महोदय हमारा फोन नहीं उठाते हैं। मैं अभी आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग सामने बैठे हुए हैं। मैं उनसे बात करूं कि मैं फोन उठाऊं? मेरे लिए इम्पोर्टेंट। कृष्ण ने महाभारत में बहुत अच्छी बात कही, गीता में, कि जो वर्तमान है ना वही सत्य है। तो वर्तमान क्या है? जो सामने बैठी हुई जनता है, जो सामने बैठे हुए लोग हैं, इष्ट हैं, मित्र हैं, उनसे बात करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चल कर आए हैं मेरे से मिलने। और फोन जो है वो भविष्य का आगाज करता है। तो भविष्य की चिंता जो है वर्तमान को देखकर नहीं की जा सकती। दत्तो पंठेंगड़ी जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि संघर्ष करेंगे तो सत्ता मिलेगी, लेकिन सत्ता को रखकर यदि केंद्र में रखकर यदि आप संघर्ष करेंगे तो ना संघर्ष होगा ना सत्ता होगा। तो हमारे लिए मेरे सामने जो बैठी हुई जनता है वो इम्पोर्टेंट है। फोन तो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जी। और पहले के ज़माने में लैंडलाइन हुआ करता था, अब जब घर से बाहर निकल जाते थे तो बात नहीं हो पाती। इसीलिए 24 घंटे में मैं फ़ोन उठा ही लूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि किन्हीं को ज़रूरी बात करनी है, कौन ऐसा आदमी है जो कि बीमार पड़ा, मैंने फ़ोन नहीं उठाया या उनका इलाज मैंने नहीं कराया? कौन ऐसा आदमी है जिसको कि कोई संकट हो गया, दुर्घटना हो गई, किसी प्रकार का शादी है, विवाह है, कौन ऐसा आदमी है जिसको नहीं किया? अब मेरे पास जो है काम करने के लिए लोगों ने मैंडेट दिया है कि बातचीत करने के लिए, तो की खेलो तरकारी के ना चले, धूप बहुत बढ़िया चले, हमरा कन शादी होले तो में बराती इतना बढ़िया आए, डांस, ये फुर्सत मेरे पास नहीं है। और इसके लिए जनता को लगता है कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, तो मैं फिर से उनसे क्षमा मांगता। सर, एक सवाल, आपके प्रतिद्वंदी जितने भी अभी फिलहाल गोड्डा संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं, उनका एक सवाल है सर कि केंद्रीय जांच एजेंसी को निशिकांत दुबे खिलौने की तरह यूज करते हैं और इस बार जो देवघर में इतना बड़ा छापा पड़ा उसमें आपकी बहुत बड़ी संलिप्तता है। क्या कहेंगे सर इसमें? किस केस में छापा पड़ा? वही जो अभी पड़ा था, ईडी और आईटी पड़ा था सर। ईडी की बात कर रहे हैं ना, जिसमें योगेंद्र तिवारी जेल में है, उसी की बात कर रहे हैं, उसी के एक्यूज्ड की बात कर रहे हैं। ये केस किसने किया? शशि सिंह ने केस किया है। शशि सिंह ने मेरे ऊपर भी तो केस किया है। तो शशि सिंह जो मेरे खिलाफ केस किया हुआ है उसी ने वो एफआईआर किया है, तो इसमें संलिप्तता किसकी होगी? चोरी करोगे भैया तो जाओगे ना जेल, कि नहीं जाओगे जेल? बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी? तो इसीलिए इसके बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने केवल आपको एक जानकारी दे दिया कि जिस केस में छापा पड़ा उस केस के एफआईआर करता शशि सिंह थे और मेरे खिलाफ भी शशि सिंह ने एक नहीं दो केस कर रखे हैं। आज भी मैं कोर्ट में शशि सिंह के खिलाफ केस लड़ रहा हूँ। मेरे में क्षमता थी, मैं कोर्ट से बच रहा हूँ। तुम लोगों में क्षमता नहीं थी, तुम जेल चले गए।
सर बीच में सांसद निधि की भी बात आई कि सांसद निधि जो आपके पास आया वो फिर वापस चला गया और आपने खर्च नहीं किया अपने क्षेत्र में, इस पे क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि आपने किसी मूर्ख आदमी से ये प्रश्न पूछ लिया, मूर्ख आदमी ने आपको ये समझा दिया। सांसद निधि एक ऐसा फंड है जो कभी वापस नहीं जाता। सांसद निधि परमानेंट फंड है। नहीं, हमने कहा कि कितना जनरेटर लगा, सारा कुछ लगा, उन्होंने अपने फंड से लगवाया, लेकिन फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके मानने से क्या फर्क पड़ता है? सांसद निधि लैप्स नहीं होता है। सबसे पहले तो आप सांसद निधि पर आइए ना। पेपर में भी आया था सर। सांसद निधि लैप्स नहीं होता है। मैं बार बार आपको मनीष जी बता रहा हूँ, आप भी पढ़े लिखे आदमी, आपकी भी जानकारी होनी चाहिए। 50 साल बाद भी ये सांसद निधि एमपी के कोटे पर ही रहता है। जो भी एमपी होगा वो उसको खर्च कर सकता है। तो जीत के आ जाओ और उसको खर्चा कर लो। तुम्हारे लिए तो मैं 40 करोड़ 45 करोड़ छोड़ कर जा रहा हूँ, उसमें कमीशन ले लेना 10%। बढ़िया तो है। 5 करोड़ का कमीशन जो है, इससे बढ़िया मैं गिफ्ट क्या दे सकता हूँ? चुनाव लड़ने का खर्चा मिल जाएगा, लेकिन चुनाव जीत कर तो आओ। कॉरिडोर का मामला बहुत ज्यादा उठ रहा है। यहाँ के पुरोहित वर्ग बोल रहे हैं कि कॉरिडोर बनना यानी कि हम लोगों को बेघर करना, उस ओर पहल हो रही है। यहाँ जो भी कॉरिडोर बनाने का काम करेगा उसका मैं विरोध करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लखराज की जमीन है। लखराज के जमीन का जब तक फैसला नहीं हो जाता और जो लोग उस लखराज की जमीन पर बसे हुए हैं, जब तक उसको मालिकाना हक नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी आदमी इस देवघर में कॉरिडोर नहीं बना सकता। जो भी कॉरिडोर बनाने आएगा उसका सबसे पहला विरोधी मैं ही हूँ। क्यू कॉम्प्लेक्स के लिए मेरे एक मित्र ने 120 करोड़ रुपया दिया है। हाईकोर्ट से वो केस में जीत कर आया हूँ। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी वो पहले मैं क्यू कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। क्यू कॉम्प्लेक्स में यदि लगेगा कि इससे मेरा आवश्यकता पूरा हो गया तो फिर मुझे कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता नहीं। सर जाते जाते एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पे कुछ बोल के जाइए सर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो फैक्ट है कि कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है और जिस तरह बंगाल में 140 मुसलमान को ओबीसी में शामिल कर दिया, 140 जातियों को, 88 जातियों को कर्नाटक में मुसलमानों को जो है ओबीसी में शामिल कर दिया, तेलंगाना में 33 जातियों को शामिल कर दिया। एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। मुसलमानों को जिस धर्म में, आप ये बताइए कि क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में, इस्लाम में, जब कोई जाति है ही नहीं, कहा गया कि जाति के खिलाफ जो है ये धर्म पैदा हुआ। हिंदू धर्म में कुरीति है जिसमें कि जाति है, तो हम एससी एसटी ओबीसी की चिंता कर रहे हैं। लेकिन आप जो है मुसलमानों को, जहाँ जाति नहीं है, मुसलमानों को किस आधार पर एससी एसटी और ओबीसी बनाने की कोशिश कर रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडी गठबंधन को लिख के देना चाहिए कि हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को नहीं देंगे। आज तक उन्होंने नहीं दिया है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इसीलिए उनके 3 ही नैरेटिव हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का फॉरवर्ड कैंडिडेट है तो उसको ओबीसी विरोधी बनाना है। जहाँ ओबीसी कैंडिडेट है वहाँ एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, और जहाँ एससी एसटी कैंडिडेट है हमारे, वहाँ संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इंडी गठबंधन से है। वो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण जो है मुसलमानों को देना चाहते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और जिस तरह 1937 में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने संवित सरकार बनाई और उसका रिपरकशन ये हुआ कि 10 साल के बाद भारत का विखंडन हो गया, उसी तरह से ये मुसलमानों को आरक्षण देके एससी एसटी और ओबीसी का भारत को खंडित विखंडित करना चाहते हैं और एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। 1 जून को अंतिम सत्र में चुनाव है सर, चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? बस पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। पिछली बार 69% पोल हुआ था, इस बार उसको कम से कम 80% तक ले जाइए। देवघर के लिए माननीय मोदी जी ने पिटारा खोल के रखा है। 1.5 लाख करोड़ की यहाँ योजना आई है, और भी योजनाएं पाइपलाइन में हैं। इन गुंडे, मवाली और कमीशन खोरों को कमीशन लूटने के लिए मत आने दीजिए। उनका तो 1.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा होता है। आप ये समझिए अभी से वो लोग झोला फैलाए हुए हैं जिसमें 1000-1500 करोड़ का कमीशन हो सकता है, जब मेरे सांसद निधि पर वो कमीशन के लिए बैठे हुए हैं कि इतना पैसा जमा है, और उसमें वो टकाटक पैसा गिन रहे हैं कि 50 करोड़ बचा हुआ है, तो इसका जो है 10% यदि होगा तो 5 करोड़ मेरे पॉकेट में आ जाएगा। ये तो 1.5 लाख करोड़ की योजना है, इसको लूटने मत दीजिए और इन सबों की जमानत जब्त करें। बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।